आजकल अगर आपके फ़ोन पर कोई अजनबी नंबर से कॉल आए या कोई ये कहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं या कोई कोड शेयर करने का कहे तो फ़ौरन मोहतात हो जाएं, क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाला जो गिरोह है अब हर जगह मुतहरिक नज़र आ रहा है और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि ये पंजे गाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। साइबर क्राइम अब सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं रहा, अब तो अरकान असम्बली तक भी जो हैं वो महफूज नहीं है। इस हवाले से हैरान कुन तौर पर रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर निगहत शकील के साथ भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और उज़ैर, मुझे भी इस तरह की कॉल्स आ रही थी। बस हम में से मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं है जिसको इस तरह की कॉल्स या मैसेजेस ना आए हो, रब्ता करने की कोशिश की जाती है। नौसर बाज़ों ने खुद को सरकारी अफसर जाहिर किया उस केस में और एक वेरिफिकेशन कोड मांगा और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, जिसके बाद उनके अजीज़ों और रिश्तेदारों और राब्ताकारों से तकरीबन 15 लाख रुपए बटोरे। मुल्क में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के पीछे असल वजूहात क्या हैं और अवाम अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को कैसे महफूज बना सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइबर क्राइम के मुतासर रुकने असम्बली डॉक्टर निगहत शकील साहिबा और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट मियां अहमद बासित जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर निगहत से बात कर लेते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, ये वाक़या कब और किस तरह से पेश आया और आपको इल्म कब हुआ कि 15 लाख रुपए जो हैं आपके रिश्तेदारों अजीज़ व अकारिब से आपके नाम पर लिए जा चुके हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में बुलाने का। एक्चुअली हुआ ये था कि इतवार का दिन था और मैं ज़ाहिर है सुबह 9 बजे थोड़ा सा सभी रिलैक्स करते हैं, देर से उठते हैं, लेकिन बहरहाल 9 साढ़े 9 के दरमियान मुझे कॉल्स आ रही थी। मैंने ये कॉल्स डिस्कनेक्ट भी की क्योंकि बहुत मरतबा आपको जैसा आप बता रहे हैं कि कॉल्स आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं, तो हम लोग नहीं अटेंड करते। और बीइंग नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली बहुत मरतबा हमें लोग कॉल करते हैं अपनी मदद के लिए भी ना, तो कभी हमें अटेंड भी करनी पड़ जाती है। तो इसी तरह मैंने भी वो कॉल 1-2 मरतबा डिस्कनेक्ट करके फिर जब ली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पीएमडीसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा होता ये है कि हमारी जब नेशनल हेल्थ कमेटी की मीटिंग होती है तो हमारे पास कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि हम स्टडी कर लें और फिर नेक्स्ट डे मंडे को मेरी हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी, मुझे इस्लामाबाद जाना था, तो उस हवाले से फिर आपका जहन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो 2-3 मरतबा जब मैंने डिस्कनेक्ट किया और फिर भी वो करे जा रहा तो मुझे जहन में यही आया कि शायद हो सकता है पेपर्स ही देने हो, तो उस चक्कर में ये थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई है। और मुझे पता थोड़ी देर में ही चल गया था क्योंकि मैंने मतलब बैक ऑफ द माइंड होता है शायद कुछ गलत हो गया, तो फिर जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका था और उसके कुछ देर बाद फिर मेरे अपने जो कोलीग्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली थी उसने मुझे कॉल करना शुरू किया क्योंकि वो मैसेजेस में यही बता रहा था कि इमरजेंसी है और फौरन मुझे अर्जेंट पैसों की नीड है, तो वो सब परेशान हो रहे थे कि निगहत साहिबा इस तरह की कंफ्यूजन हो ही जाती है और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा हो उससे रब्ता करने वाले लोगों की भी उतनी ही तादाद होती है और कंफ्यूजन भी हो जाती है। आपने बताया कि कॉल करने वाले खुद को सरकारी इदारे का नुमाइंदा भी जाहिर कर रहे थे, तो क्या कॉल या गुफ्तगू के अंदाज से आपको आइडिया हुआ कि ये कोई फ्रॉडिया हो सकता है? नहीं, सरकारी इदारे का नुमाइंदा नहीं जाहिर किया था उन्होंने, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था। अगर फ्रॉडिया मुझे जरा भी पता चलता तो मैं तो फिर उसकी कॉल दोबारा लेती भी नहीं। लेकिन ये था कि वो मुझे बहुत क्लियरली कह रहा था कि पीएमडीसी के डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं। तो वो सरकारी इदारे के नहीं होते, पीएमडीसी के डॉक्यूमेंट्स टीसीएस से भी आते हैं हमारे पास और रेगुलर कोई डिलीवर भी करता है। तो ये कोई पहली मरतबा नहीं था, कई मरतबा हमारे पास आ चुके हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो बस उस कंफ्यूजन में ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस पे जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब उन्हें पता था कि आपका लिंक किस चीज़ से है, आप कहाँ पे सर्व कर रही हैं, मेडिकल से रेलिवेंट है, आप उससे रिलेटेड हैं, तो उन्होंने उसी का नुमाइंदा बन के आपकी कॉल की। तो इसका मतलब है आपका जो डेटा था वो पहले से हैक हो चुका था, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं से लीक आउट हुई थी या कहीं बेची गई थी, जिसके बाद उन्हें पता था और उन्होंने वो जो तीर था वो बिल्कुल अपने हदफ पे मारा। जी, आप सही कह रहे हैं। मैं इस बात का बार बार जिक्र भी कर चुकी हूँ कि हम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारी इंफॉर्मेशन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे होती है, हम कौन सी कमिटीज़ में हैं या फिर हमारा टेलीफोन नंबर, इवन बहुत सारे जगहों पे तो एड्रेसेस भी हमारे मौजूद होते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेना मुश्किल काम नहीं है और आजकल आपको पता है जिस तरह डिजिटल
डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एडवांसमेंट आ रही है, इसी तरह उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो बस मैं मुझे और भी मेंबर्स का पता चला कि उनके भी अकाउंट्स हैक हुए थे, लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इसको बताना, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लोगों को बता रही हूँ ताकि लोग ज्यादा मुहतात हो जाएं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी ज्यादा मुहतात हो जाएं। और ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनको दिमागों से खेलने का फन आता है, वो बहुत ऐसी है। और निगर साहिबा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और जब आपके साथ हुआ तो आपने पहला कदम क्या उठाया और आपको बैंक्स की तरफ से फिर ताउन मिल सका? किस तरह से आपने कंप्लेंट्स की आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपनी कंप्लेन डाल दी थी। संडे के ही रोज मैंने सुबह में ये काम कर दिया था, और उसके बाद फिर व्हाट्सएप वालों को भी एक ईमेल कर दी थी कि इस तरह मेरा अकाउंट हैक हो गया है। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जो हैकर था उसने बहुत सारे लोगों को अपने अकाउंट नंबर्स भी शेयर किए हैं, जो कि 2 निजी बैंक्स हैं, उनके अकाउंट नंबर्स हैं। मैंने फिर जब मैं मंडे को इस्लामाबाद में, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था, ना FIA के ऑफिस से मिला मुझे, ना NCCIA के ऑफिस से मिला। उन्होंने तो सिंपली मुझे ये कह दिया कि आपका ये कराची का केस है, आप कराची जाके कंप्लेन करिए। दोनों जगह पे DGs मौजूद नहीं थे, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही थी कि बीइंग मेंबर पार्लियामेंट मैं शायद वो मुझे कर्टेसी कॉल करें। मसरूफ होते हैं, यकीनन मसरूफ होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लेकिन एक कर्टेसी कॉल तो कर ही सकते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके उसको देख रहे हैं कंप्लेन को, और जो भी हेल्प हो सकेगी करेंगे। वो कोई कॉल नहीं आई। कल मेरे पास एक कॉल आई, फिर मैं यहाँ गई थी FIA के ऑफिस कराची में, तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी कंप्लेन फाइल की, और फिर मैंने उनसे बताया कि मैंने संडे को कंप्लेन अपनी फाइल कर दी थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उनके मुंह से शब्द गलती से निकला या क्या, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने कहा ये पोर्टल कब से काम नहीं कर रहा, तो पता चला कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से काम नहीं कर रहा, और कल तक भी नहीं कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि आज फिक्स हुआ। देखिए, पोर्टल फिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मायूसी की बात यह है कि पता नहीं कितने हज़ारों लोग अब तक उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट्स कर चुके होंगे, लेकिन उनकी कंप्लेन का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो कंप्लेन तो उन तक पहुंची नहीं है। FIA वालों को पता ही नहीं है कि कौन सी कंप्लेंट्स हैं। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और मेरा ख्याल में इदारों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, और इतना साहिबा आप तो इतनी वेल नोन पर्सनैलिटी भी हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आम आवाम को कितने मसाइल का सामना होगा जब उनके साथ ऐसा वाक़या हो जाए, तो वो तो रुल ले जाएंगे। तो यकीनन इस तरह की चीज़ों पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। कुछ जगहों पर तो ये बहुत मुतहरिक हो जाते हैं, इतने मुतहरिक हो जाते हैं कि एंड दर्जे तक जाकर चीज़ें निकलवानी होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन से आपने कंप्लेन भी की, और जिस तरह से आपने बताया कि पहला कदम ही आपने ये उठाया, तो ये तो बड़ी मायूसी की बात है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मतलब मैंने अपने कुछ कोलीग्स से कहा था, तो वो कहने लगे इनके साथ पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन जरा तो चाहते हैं आप शेयर करें, इनसे बात करो तो फिर ये सही रहते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा मतलब मेरा वो अंदाज नहीं है, मैं इस तरह कर नहीं सकती। लेकिन 27 या 29 तक इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, तो मैं ज़रूर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात करूँगी कि जब हमारे साथ इस तरह होता है तो आम आदमी को तो वहाँ पे रसाई हो ही नहीं सकती है। जिस तरह का वहाँ पे रवैया है, जिस तरह का वहाँ पे एक डेड बिल्कुल एनवायरनमेंट है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे गई, उन्होंने कहा 2nd पे जाइए, मैं 2nd पे गई, फिर वहाँ पे कहना उस कमरे में जाइए, फिर मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ रेज की। मैंने कहा क्या तरीका है, और मुझे अपनी कंप्लेन यहाँ पे करवानी है, मैं यहाँ खेलने या यहाँ पे डोर टू डोर जाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कोई प्रॉपर बताइए जिससे मैं कंप्लेन करूँ। तब फिर वो एक साहब आके बैठे थे। तो आप ये देखिए ना, मैं बार बार सबको यही बता रही हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो फिर दूसरे जो आम आवाम है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब डॉक्टर साहब आपके पैसे क्या उन्होंने रिकवर करवा के देने थे, मतलब आपको उन्होंने इंसाफ क्या देना था, वो तो किसी को तसल्ली देने को भी राजी नहीं है वहाँ पर, और चाहे वो रुकने कौमी असम्बली क्यों ना हो, तो फिर आम आदमी के साथ क्या बीतती है इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बिल्कुल आप जो है कौमी असम्बली आपके पास मौजूद है, मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप आवाज़ उठाएं ताकि और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की कॉल्स आ रही हैं
वो इससे बच सकें, क्योंकि मेरा ख्याल है बचना ही इसमें है, क्योंकि बाद में तो कुछ नहीं हो बाद सकता। में कुछ नहीं हो बाद में सकता जो रवैया और इख्तियार किया जाता है वो yes, डॉक्टर साहब अगर बयान इनके कर साथ हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ अगर हो जाता है तो उसके यानी कि पैसे रिकवर करते करते उसकी तो जिंदगी की जमा पूंजी एक तो चली गई, फिर वो रिकवर करते करते ये बस इदारों के जो है दरवाजों पे जाके धक्के खाता रहेगा। तो और ये फिर तो आपको बड़ी भी इस मुश्किल- तरह की वो सिचुएशन में डाल देते हैं ना कि आप कसूरवार रहे हैं, आप कसूरवार पढ़े हैं, लिखे हैं, yes. आपको पता नहीं था आपने क्या कर दिया, तो बंदा कहता है यार शायद मेरी गलती मेरी थी, वो ही इस तरह से गलती आपको फेल करवाते हैं।